वोट मुझे मिला जिससे जी। मैं जीता, नहीं तो शायद ना जीत पाता। उसे माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, अमित शाह जी ने उसकी क्लोजिंग करी थी, और जिसमें 4 लोग बैठते हैं और स्कॉर्पियो से भी महंगी है, 20-22 लाख रुपए की बोट है। पैरा चूंकि एशिया में नया ही चालू हुआ था, उसमें हम पिछले 2 साल से लीड कर रहे हैं। कभी भी नेशनल गेम्स हो या कुछ हो तो उसकी इनॉग्रेशन और क्लोजिंग तो एटलीस्ट देखें, नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती। और भोपाल सुंदर भी है, और छोटा तालाब और बड़ा तालाब तो जान है भोपाल की। फ्री ऑफ कॉस्ट अनबायसली और देश के लिए और प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। कई बच्चों की आप स्टोरी सुनेंगे तो आप रो देंगे। वैसे तो हमारे देश में कई खेल खेले जाते हैं, लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जिन्हें ओलंपिक में जगह मिलती है, और वो खेल अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आज एक ऐसे खेल के साथ, एक ऐसे खेल के एडमिनिस्ट्रेटर के साथ हम मुलाकात कर रहे हैं, जिनका अभी उतना करियर तो नहीं रहा है, मात्र 48 साल की उम्र है, लेकिन एशिया लेवल पर एशियन कैनो कन्फेडरेशन के वे अध्यक्ष बने हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जिस खेल के साथ वे जुड़े हैं, 1924 में इस खेल को पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स था ये, लेकिन मेडल स्पोर्ट्स ये खेल बना 1936 में, जब बर्लिन ओलंपिक में मेडल स्पोर्ट्स बना। और वहाँ से लेकर अब जो सफ़र है इस खेल का, चलते चलते 2024 के पेरिस ओलंपिक तक आया, और अब इस खेल में कुल मिला के 16 मेडल्स जो ओलंपिक में है वो दिए जाते हैं। और इस खेल को हमारे देश में जो लोकप्रियता हासिल है, उसमें मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का बहुत बड़ा योगदान है, जहां पर निरंतर 1995 के बाद से ये खेल खेला जाने लगा, और आज एक बहुत बड़ा गढ़ भोपाल बन चुका है। और यहीं से निकला एक व्यक्ति जो खेलता था टेनिस, लेकिन उसके बाद इस खेल के साथ जुड़ा, परिवार इस खेल के साथ जुड़ा, और आज एशियन कैनो कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनने का जो गौरव हासिल किया है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि न केवल भोपाल के लिए बल्कि मध्य प्रदेश और देश के लिए भी उन्होंने अर्जित की है। वे देश के तीसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी ओलंपिक स्पोर्ट्स में एशियन लेवल पर किसी खेल के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, और ये व्यक्ति हैं श्री प्रशांत कुशवाहा, आज जिनसे हम जानेंगे उनके स्पोर्ट्स करियर के बारे में, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और जिस खेल के साथ वे जुड़े हैं कयाकिंग कैनोइंग, उस खेल के बारे में। प्रशांत जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि एशियन कैनो कन्फेडरेशन के आप प्रेसिडेंट बने हैं। एक मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी आप होंगे। तो थोड़ा सा बताएं कि ये एशियन कैनो कन्फेडरेशन का जो इलेक्शन हुआ वो कैसा था, कैसे आपने इसमें फाइट करने का सोचा, और कैसे ये इलेक्शन लोगों तक पहुंचता है, कैसे एशियन लेवल पर 38 कंट्रीज़ जो आपके खेल के साथ जुड़ी हैं वो किस तरह से वोटिंग करती हैं? पहले तो धन्यवाद जो आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा, जो कि बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन है। नॉर्मली लोग समझते नहीं है, सिर्फ यही बोलते हैं कि आप प्रेसिडेंट बन गए या बन जाएंगे, कैसे बन गए। चूंकि ये जैसे आपने कहा 38 कंट्रीज हैं, अगर हम इसको जोग्राफिकली समझे तो साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं, जिसमें सारे जैसे हो गया थाईलैंड, मणिपुर, म्यांमार, कंबोडिया, सिंगापुर, और इस टाइप की जो कंट्रीज हैं सब बौद्धिस्ट कंट्रीज हैं। तो करीब हमारे इस पूरे जोग्राफिकल स्थिति में 13 से 14 बौद्धिस्ट कंट्री होती हैं जी। और फिर वेस्ट ईस्ट एशिया में अगर हम बात करें तो फिर ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, और हम हो जाते हैं श्रीलंका, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान, ऐसे करके हम लोग हो जाते हैं। तो अगर हम समझें तो 14 लोग, जब चुनाव सभी तरह के, जैसे हमारे देश में चुनाव होता है ऐसा विदेश में भी चुनाव होता है, तो वहाँ पे सब ग्रुप्स बन जाते हैं कि एक बुद्धिस्ट डोमिनेंस का एक ग्रुप बन जाता है, एक मुस्लिम डोमिनेंस का ग्रुप बन जाता है। तो छोड़ के हम और नेपाल 2 बचते हैं जो सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र, जो कि हिंदू नहीं है, बट स्टिल कंपैरेटिवली देखा जाए तो हम 2 अलग हो जाते हैं, बाकी सब एक हो जाते हैं और हम अलग हो जाते हैं। तो ये बड़ा ही मुश्किल टास्क था हमारे लिए, बट ऊपर वाले की कृपा बोले, माई का आशीर्वाद बोले, आप सब भाइयों का प्यार बोले, और खेल के प्रति डेडिकेशन बोले, सब मेरे जितने दोस्त हैं, जितने जूनियर्स हैं, खिलाड़ी हैं, जितने सीनियर्स हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं, उन सब का आशीर्वाद के कारण ये हुआ सबसे पहले।
दूसरा आपने कहा कि ये कैसे जीता, तो मैंने लगभग 2 महीने सिर्फ ट्रैवल किया है, इंक्लूडिंग दिवाली के दिन भी मैं फ्लाइट में ही था, फिलीपींस गया हुआ था। 25 को चुनाव थे, मेरी 2 जगह छूट रही थी। मेरे साथी मंजीत भाई थे जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे थे पूरी जगह। तो मैं तो थोड़ा सा 50% का दिवाली है, बोले कोई दिवाली नहीं चलिए अभी ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं दिवाली के दिन भी फ्लाइट में था, हम दोनों फ्लाइट में तक गए वहाँ पे, और वो ही शायद वो एक वोट मुझे मिला जिससे मैं जीता, नहीं तो शायद ना जीत पाता। और लास्ट ईयर भी मैंने 2 साल पहले, हमारे यहाँ ऐसा है कि प्रेसिडेंटशिप और सेक्रेटरीशिप 4-4 साल की होती है, लेकिन 2-2 साल में चुनाव हो जाते हैं, एक साथ चुनाव नहीं करते कि कभी दोनों ही पोस्ट खाली हो जाए एसीसी में, तो गैप बन जाता है। तो पिछले 2 साल पहले कोरिया में सेक्रेटरी का चुनाव था, वो मैं लड़ा था। तो उससे मुझे एक एक्सपीरियंस हो गया था कि एग्जैक्टली ये होता कैसे है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं था। जी दो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे हम पूछ पाए कि होता क्या है। किसी को बोलते थे तो वो बोलता था कि नहीं ऐसा तो संभव नहीं है, जैसा जो मैंने आपको ज्योग्राफिकल स्थिति बताई सबका यही और हर खेल में यही है। बोले बोर्ड में आ जाओगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाओगे, ज्यादा कुछ होगा तो आप वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच जाओगे, बाकी इंडिया का उसके ऊपर स्कोप नहीं है। और वो बात सही भी थी, स्कोप बनता कैसे जब आपके पास कोई जगह होगी, जब तो आप वहां जाओगे, जब जगह ही नहीं है आपके पास, स्पेस ही नहीं। तो फिर वो मेरी मेहनत रही, मैं गया, मैंने सबसे 1-to-1 रिलेशन बनाया, लगभग 4 साल 2 साल उस चुनाव को हो गए। सेक्रेटरी को 2 वोट से आ रहा था मैं, और उसके पीछे 2 साल से, मतलब अब 4 साल से मेरी रेगुलर जो लोगों से टच था, विशेष तौर से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, फिलीपींस, नेपाल, पाकिस्तान, जो हमारे मतलब जो 100%, मैं गिन के 17 वोट गया था और मुझे 17 ही मिले वहाँ पर। 2 वोट चूंकि उन्होंने कुछ कारण से हटा दिए थे और एक मिस हो गया। तो जो मतलब सबसे ये रहा कि जो मतलब मैं पहले दिन से ही मैं कॉन्फिडेंट था कि मैं जीतूंगा, क्योंकि मेरे पास 17 वोट लेके ही चला था मैं जब इंडिया से गया था। कुछ प्रॉक्सीज थी और बाकी कुछ लोग जैसे इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और ईरान और कोरिया और फिलीपींस और म्यांमार, ऐसे करके 7-8 कंट्रीज थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी, वो मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी। तो आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि 99% इस बार होगा। दो देयर वाज सम इश्यूज, लेकिन वो सब जगह ही होता है। लेकिन फाइनली वोटिंग के दिन, जिनसे मेरी सबसे बड़ी बात, थाईलैंड में इलेक्शन था और वो थाई रॉयल नेवी के रेयर एडमिरल थे। मतलब जैसे हमारे 3 विंग होती हैं, ऐसे उनका जो नेवी मेन है, क्योंकि वो लोग समुद्र, जैसे हमारे आर्मी मेन है इंडिया में, उनका नेवी मेन है क्योंकि वो लोग समुद्र से घिरे हुए हैं। तो उनका जो नेवी के जो हेड थे, वो उनसे मेरा इलेक्शन था और वो स्टैंडिंग प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा। तो वो बड़ा सा मुश्किल कार्य था। जैसे आप इलेक्शन देखते हैं, भोपाल में भी होते हैं, दिल्ली में भी, जैसे जिसका होम स्टेट होता है उसका होम ग्राउंड का फायदा होता है। जी। तो वो एक बड़ा टफ था। पूरी नेवी की ब्रिगेड खड़ी हुई थी बाहर, उनके आदमी, सिक्योरिटी, गवर्नमेंट, उनकी जगह, उनका सब कुछ। जी। मैं भी, हमारे यहाँ से भी हम लोग 5-7 लोग गए थे, मेरे सपोर्टर्स और लोग, और बाकी सब लोग मिलकर। तो वो पूरी व्यवस्थाओं के साथ बहुत अच्छा रहा। और जब रिजल्ट आया तो ही वॉज शॉक्ड। मैंने आपको फुटेज भी कुछ शेयर करी कि उनको समझ ही नहीं आया कि ये हुआ कैसे। वहाँ पे हमारे वर्ल्ड के प्रेसिडेंट मिस्टर थॉमस भी थे, एक्स, उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे जापान के मिस्टर नरीता, वो भी थे, एक्स सेक्रेटरी डॉक्टर लूक सिंगापुर के, वो भी थे, प्रेजेंट सेक्रेटरी भी थे। मतलब ऑलमोस्ट पिछले 20 साल में जो भी लोग हैकिंग से जुड़े थे उस हाउस में हर व्यक्ति था, सीनियर पोजीशन वाले जितने भी थे। तो चूंकि मैं युवा भी था, जैसे आपने कहा, इतनी कम उम्र में, वहाँ पे लास्ट दिन यही हो रहा था कि यार ये अभी यंग है, इसको यू मस्ट गिव हिम टाइम, लाइक ही इज क्वाइट यंग, तो लेट हिम बी, मतलब इसके बाल ग्रे हो जाए उसके बाद इसको प्रेसिडेंट बना। ऐसा भी बीच में अपोजिशन ने रूमर है, या उनका जो मतलब एक सच्चाई भी, जो सच्चाई इतने टाइम से देख रहे हैं सब लोग, हाँ वो बिल्कुल सच्चाई भी थी। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत अपना जो नॉर्मल था, अभी तो सब कलर वलर व्यवस्थाओं में है, तो मैं भी 6 महीने से, मतलब लास्ट के 2 महीने तक बिल्कुल नेचुरल जैसा था वैसे ही, जस्ट टू बड़े लगने के लिए आई पोस्ट फॉर दैट। बाकी जो मेरे मटेरियल्स थे उसमें भी मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह, वही जो थोड़े से बाल ग्रे दिख रहे थे वैसे फोटोग्राफ्स लगाए। एंड फाइनली जीता, और फाइनली सभी ने कंग्रेचुलेट किया। और मैं मतलब इसका श्रेय पूरा जो है हमारे जो सीनियर्स थे, रविंद्र शर्मा जी हो गए, DK आर्या साहब हो गए, MS तोमर साहब हो गए, बलवीर सिंह कुशवाहा जी हो गए, और जो स्टेट ने हमको सिखाया, जो वर्किंग करी,
हर छोटे से बड़े लेवल तक। मैं आप लोगों के सामने बच्चा मतलब आप लोग हमारे सीनियर है, तो आपने हमें देखा ही है खेलते हुए, चलते हुए, शॉर्ट्स में देखा हुआ है। पापा डायरेक्टर थे, जब से आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे परिवार से। तो वो सारी जो प्रोसेस थी, मतलब वो बड़े तालाब पर जब एक नाव भी नहीं होती थी, टूरिज्म से राहुल भैया मंत्री हुआ करते थे, उनसे बोल के एक बोट खरीदवाई थी। एयरटेल कंपनी स्टार्ट हुई थी उस जमाने में, उन्होंने हमको कुछ थोड़ा, आपको ध्यान होगा तो स्पॉन्सरशिप दी थी, तो उससे हम अपने चप्पू खरीद के लाए थे, ओर्स जिसको हम कहते हैं, पैडल्स कहते हैं। नहीं तो पहले ये होता था कि वो भी इशू करा के 2 मिलते थे और फिर वापस जमा करने आते थे। तो ऐसे करके हम लोगों ने स्टार्ट किया। उसके बाद बड़े तालाब से छोटे तालाब पे आए, जहाँ पे सेंटर वन ऑफ द बेस्ट है आज की तारीख में। बहुत गंदा था उस जमाने में, स्लम थी यहाँ पूरी जी। वो पूरी व्यवस्था करी, साफ करी, धीरे धीरे गवर्नमेंट ने, बाबूलाल गौर जी ने बहुत हमारी मदद करी, पूर्व मंत्री जी ने बहुत मदद करी, सब ने, मतलब नहीं, प्रशासन में जिसको जो बोला उसने किया, क्योंकि हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, अनबायसली और देश के लिए और प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम बिना कॉस्ट के। तो इसलिए सभी जिसको जो बोलते हैं वो हो जाता है, भले वो मीडिया हो, प्रेस हो, अधिकारी हो, लोग हो, आशीर्वाद रहा, AB सिंह साहब हो, कोई भी रहे, जो भी शहर के अभी लैया राजा साहब है, जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में या प्रशासन में बड़े रहे, उन्होंने हमेशा मदद करी, क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपिंग रहते हैं। उन सब की वजह से एक सीखने को मिला कि होता कैसे है, करना क्या है, विजन क्या है। और फिर जैसा आपको मैं बताऊं कि समय पे मुझे ओलंपिक में भी जगह मिल गई थी। ओलंपिक में जाने से मैं बर्मिंघम में डिप्टी शेफ द मिशन था, तो वहाँ गए तो समझ में आया कि इससे भी बड़ी दुनिया है, तो स्टार्टिंग भी नहीं है, तो सीढ़ी भी नहीं है ढंग से ऊपर जाने की। तो वो एक विजन खुला। फिर मैं ओलंपिक संघ के जो एक विंग होती है, आयोपा बोलते हैं उसको, ओलंपिक एजुकेशन का एक पूरा विंग होता है, उसका चेयरमैन मुझे चांस मिला 4 साल रहने का। तो उसके लिए उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो ग्रीस में है, जहाँ पे पहला ओलंपिक्स हुआ था एथेंस में, वहीं पे पूरी एकेडमी बनी है। उन एकेडमी में 20-20 दिन जाके 2 बार कोर्स किया, तो वहाँ लोगों से मिला, हर कंट्री से एक व्यक्ति जाता है। तो उसका एज अ प्लेयर भी मैंने ज्वाइन किया आज से 15 साल पहले, और फिर एज अ मैनेजमेंट भी ज्वाइन किया, और एज अ डायरेक्टर भी सेशन ज्वाइन किया। मतलब प्लेयर रहते हुए भी आयोपा गया मैं ख्याल से इंडिया में बहुत कम है, मैं शायद अकेला ही हूँगा जिन्होंने तीनों ही स्टेज पे उसको ज्वाइन किया। तो वो एक एक्सपोजर मिला कि यार ये भी कर सकते हैं। और व्यापार में होने के कारण रिस्क टेकिंग रही, क्योंकि आप विदेश जाना, जैसे आप समझते हैं कहीं भी आप जाएंगे तो 2-3 लाख रुपए की तो टिकट नॉर्मल है, और वहाँ उतरते ही अपने 100 रुपये 1 रुपये हो जाते हैं, तो डॉलर यूरो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मतलब कोई भी ट्रिप करना, मतलब 4-5 लाख रुपए इकोनॉमिकल है, मतलब आपके पास 4 लाख रुपए हो तो ही आप विदेश जा सकते हैं। तो वो विदेश जाना, बार बार लगभग 22-23 कंट्रियों में विजिट करना 2 महीनों में, वो सब चीज़ों की वजह से और उन एक्सपोजर और सोच की वजह से मुझे शायद जीत मिली, और सब लोगों की आशीर्वाद से, और सब लोगों का मन था। मेरी पूरी टीम जो है, मयंक जी हैं, बाकी जो हमारे एसोसिएशन के लोग हैं, बिल्किस हैं, सारी जो हमारी टीम है जो मतलब मेरे को बैक करती है, वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन एक कोर टीम जिसको कहते हैं, तो उन बैक, उनके सपनों की वजह से अपन ने तो बोला था अपन ऐसे बन जाएंगे, लेकिन उन सपनों को सपोर्ट तो लोग हंसते हैं, करते नहीं। मेरे साथ 9 लोग गए थे, और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि कोरिया में भी मेरे पास 8 लोग गए थे, और वहाँ गए थे सब अपनी कॉस्ट पे गए थे। अच्छा। और किसी को भी ये भरोसा नहीं था कि जीतेंगे, लेकिन बट स्टिल वो लोग गए, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, और शायद उनके ही आशीर्वाद से, उन्हीं की व्यवस्था से जीते, और आज आपके पास है। बिल्कुल। और प्रशांत जिस तरह से अपनी बात को बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो जो कॉन्फिडेंस उन्होंने डेवलप किया था, जो पढ़ाई की थी, और एडमिनिस्ट्रेशन में आने के लिए जो आपको चाहिए चीज़ें, वो सभी उन्होंने एकत्रित की, और तभी वे एशियन कैनो कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन पाए। और जैसा वे बता रहे थे कि पिछले बार सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन में हार गए थे, पर कहते हैं कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफल ही किया जो घुटनों के बल चले। तो इस बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक नई चुनौती, लेकिन उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया, और पूरे 38 कंट्रीज़ में दौरा किया, और उसके बाद लोगों को अपने पक्ष में किया, अपनी बातों से, अपने काम से, और अपने विज़न से। और यही वजह रही कि वे देश के तीसरे व्यक्ति बने जो किसी भी ओलंपिक स्पोर्ट्स में एशियन लेवल पर प्रेसिडेंट बने हैं।
उनके पहले डॉक्टर के गोविंदराजू जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे, वे फीबा एशिया के प्रेसिडेंट बने, और उनके साथ आगा हुसैन साहब थे जो एशियन रग्बी यूनियन के प्रेसिडेंट बने। तो प्रशांत के पहले 2 लोग और थे जो इस लेवल पर पहुंचे हैं, जिन्होंने एशियन लेवल पर प्रेसिडेंट पद को सुशोभित किया और हमारे देश का मान बढ़ाया। प्रशांत, ये 2-3 महीने बहुत ज़्यादा टफ रहे, हेक्टिक रहे, और इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज किया गया? क्योंकि ये जो समय रहता है, इंडियन कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जिस तरह से आपका गेम अब पहले तो चुनौती थी कि हमारा नेशनल गेम्स में आ जाए गेम। आप पहले जब 1999 में फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस हुआ था नेशनल गेम्स में, उसमें आप एज ए प्लेयर वहाँ पर खेले थे। तो ये जो 2-3 महीने का समय था, 38 कंट्रीज़ में जाना, उनके जो भी सेक्रेटरी जनरल प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करना, ये चुनौती कैसी रही थी, और कैसे आपने अपने साथियों के साथ इसे देखा, और किस तरह से लोगों को अपने सपोर्ट मिला? क्या वजह आप मानते हैं इसकी कि जिस कारण से लोग ने आपको एज ए प्रेसिडेंट चुना और मात्र 48 साल की उम्र में एक यंग प्लेयर को मौका मिला? वैसे मैं फिर से कहूँगा, आपने बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हर देश में एक अलग लैंग्वेज। अब लैंग्वेज के साथ, और वहाँ इतना वो है कि इंग्लिश भी नहीं आती है 80% देशों में जहाँ मैंने ट्रैवल किया। तो पहले तो वहाँ जाना, फिर उसके बाद उनको समझाना और उनसे समझना और उनको कम्युनिकेट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। हर कंट्री में हम जाते थे, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर पहले ही ढूंढ के जाते थे। उसको भी एक हैवी प्राइस में, चूंकि हमको 1 घंटे, 4 घंटे या 6 घंटे के लिए उसकी ज़रूरत होती थी जी। तो उसके इंटरव्यू लेके फिर उसको साथ लेके जाते थे, ताकि हम कई जगह तो व्हाट्सएप भी नहीं चलते, फ़ोन्स के बिल भी अभी बड़े लंबे आएंगे जब आएंगे। तो वो चीज़ों को पहले उनसे टाइम लेना, मिलना। मेरी पूरी एक टीम थी। एक हमने वॉर रूम बनाया हुआ था, जो हमारे इलेक्शन मैनेजमेंट की एक हेलोटेक करके कंपनी थी, उसको हमने हायर किया हुआ था। वो पीछे से पूरा हमको सपोर्ट कर रही थी, पेपर वाइज, डॉक्यूमेंट वाइज, अपॉइंटमेंट वाइज, ट्रैवल वाइज। उनके बंदे हमारे लिए अपॉइंटमेंट्स लेते थे और वहाँ पे सब चीज़ों को लाइन अप करते थे। और जो हमारे फॉरेन कोचेस 2 या 3 हमारे पास अभी हैं, उन तीनों कोचेस का भी मेन योगदान रहा, क्योंकि वो एक उज़्बेकिस्तान के हैं, एक जापान साइड के हैं और एक यूरोपियन कंट्री के। तीनों सीनियर कोच थे। उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में बात करके और मेरे लिए अपॉइंटमेंट लिए, मेरा यहाँ का चीज़ों को मार्केट करी कि ऐसा विजन है, ऐसा सोच है। और जो हमारी सोच थी या जो हमारी वर्किंग थी वो ये थी कि हर किसी कंट्री के पास जाना है जी। जब तक हम उस देश में नहीं जाएंगे, जब तक उनको भी सीरियसनेस नहीं लगेगी। व्हेन यू ट्रैवल, तो उनको लगता है आदमी 4-5 हज़ार किलोमीटर से रात भर ट्रैवल करके आया जी, तो कुछ कारण होगा तभी आया। और उस वजह से एक 1-to-1 कनेक्ट बना। और हमने पूरी चीज़ें अपनी बहुत ही प्रेजेंटेशन फॉर्म में, क्या करेंगे, अभी क्या प्रॉब्लम है, आगे क्या अच्छा होगा, बहुत ही डिटेल। चूँकि जैसे आपने कहा, और मैं खिलाड़ी भी था और मैनेजमेंट का सदस्य भी था और एडमिनिस्ट्रेटर भी था। मेरी पढ़ाई मैनेजमेंट में हुई है, मैंने मास्टर ऑफ मैनेजमेंट किया हुआ है, MBA किया हुआ है, बिजनेस मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का एक पॉलिशिंग, या आप कहेंगे कि मार्केटिंग की, सेल्स की, वो जो मेरे DNA में है। और स्पोर्ट्स जो मेरे पीछे से पिताजी और आप लोगों के और सब भाइयों के आशीर्वाद से, तो उसका ब्लेंडिंग हो गई बेसिकली। तो वो ब्लेंडिंग के कारण मैं वहाँ तक पहुँच पाया। हाँ, 2-3 महीने में बहुत प्रॉब्लम रही, क्योंकि हम लोग भी फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन है, प्लस फेडरेशन भी टॉप पे है हम लोगों की। मतलब बहुत ही सब कुछ। अभी 26 के जो एशियन गेम्स में, उसमें बड़ा हमारा मेहनत है, कोशिश है कि हम लोग उसमें मेडल लें, और सरकार की उपेक्षाएं भी हैं। तो डेली मीटिंग्स वहाँ भी, ये भी प्रोसेस भी, इंडिया टीम भी, सब चलता रहता लगातार। तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन सब, जैसा मैंने आपको कहा, हमारे यहाँ चेयर्स हैं हर गेम की। जैसे कैनो स्प्रिंट के लिए चेयर है, कैनो स्लालम के लिए चेयर है। तो 99% काम जो होता है वो चेयर ही करते हैं। मेरे पास सिर्फ फाइनेंशियल अप्रूवल या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आए। जैसे जयदीप प्रसाद जी जो मध्य प्रदेश के ही हैं, वो हमारे चेयरमैन हैं कैनो स्प्रिंट के। तो बुंदेला जी जो एक्स डिप्टी डायरेक्टर थे, वो उनको को चेयर करते हैं। तो वो लोग मुझसे ज़्यादा सक्षम है हर तरीके से काम करने के लिए। और अपना सभी लोग ऐसे ही, हमारे जो 11 खेल सब में एक चेयर है। तो वो सारी चीज़ें करते हैं, जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ती है बस मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ। और बाकी जो वर्किंग है वो सारी वो होमवर्क करके देते हैं।
तो वो मुझे इंडिया लेवल पे तो ज़्यादा उसका प्रॉब्लम नहीं आई, 2-3 मीटिंग्स बस मुझे स्किप करनी पड़ी मेन जो दिल्ली में रहती है जी। बाकी तो अदरवाइज एवरीथिंग वाज कंट्रोलेबल क्योंकि पहले से ही सब अपना रोल कर रहे थे, मेरी तरफ बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी सो कॉल्ड रहती है, तो वो एवरीबडी वाज, तो वो हमें ज़्यादा, मुझे पर्सनली प्रॉब्लम नहीं हुई ना IKCA को प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से। हाँ अब ज़रूर है कि अब 2 जगह का बड़ा भार रहेगा तो अब करना उसको व्यवस्थित कुछ ना कुछ करना या सोचना पड़ेगा, तो वी आर ऑन इट, वी विल सी व्हाट द बेस्ट वी कैन डू। ये क्या लाइक एब्रो टॉनिक पाउडर, एब्रो हेयर शैम्पू, एब्रो ऑनियन हेयर ऑयल, ये मेरे लिए भी लेके उसका एब्रो चारकोल फेस वॉश, एब्रो द वर्ड ऑफ अल्टी कॉस्मेटिक्स। तो अभी जो 4 साल का कार्यकाल है आपका एज ए प्रेसिडेंट ACC, तो फर्स्ट आप क्या सोचते हैं कि कैसे एशियन लेवल पर इस स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूरोप और एशिया में बहुत अंतर है, अभी भी हम यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ उतना कम्पीट नहीं कर पाते, तो वो क्या फर्स्ट चैलेंजेस को क्या आपने देखा कि? देखिए चैलेंजेस बहुत है, हमारा जो स्पोर्ट्स है नॉर्मल नहीं है। सबसे पहले आपको फुटबॉल खेलना है तो आपने एक बॉल ली, 10 लोग इकट्ठे किए, चालू हो गए। क्रिकेट खेलना है, एक बैट लिया, बॉल लिए, 10 लोग ग्राउंड सब जगह उपस्थित। हमारे खेल के लिए सबसे पहले आपको पानी चाहिए, पानी के बाद उसमें बोट चाहिए जिसकी सबसे सिंगल बोट की कीमत 5 लाख रुपए की है, और जिसमें 4 लोग बैठते हैं, वो स्कॉर्पियो से भी महंगी है, 20-22 लाख रुपए की बोट है। और उसके बाद आपको जो पैडल्स चाहिए वो भी लगभग 50,000 रुपये का एक है। फिर उसके बाद ये सब व्यवस्था हो जाए तो उसके बाद आपको कोच चाहिए, फिर लाइफ गार्ड चाहिए, फिर स्विमिंग आना चाहिए, फिर उसके बाद पेट्रोल चाहिए रोज 2,000 रुपये का, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आधा किलोमीटर पानी में चले गए अंदर और आपको वहाँ क्रैम्प आ गए तो आप क्या करेंगे? क्रैम्प तो कहीं भी खेल में, हर खेल में आता है, सब खेल में आता है, तो आपकी बॉडी जाम हो जाती है स्विमर होने के बाद। तो इन सब चीज़ों का एक सेटअप और भौगोलिक स्थिति बनाने के लिए बहुत ही मुश्किल काम रहता है, और इसी कारण ये गेम ज़्यादा मूव नहीं हो पाया। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज में चूंकि नदियाँ बहुत हैं, वहाँ पे क्रिकेट का इतना स्कोप नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट होता है, ऐसे वहाँ पे कयाक, कैनो और रोइंग होता है। तो वहाँ का कल्चर में है, वहाँ के DNA में है। जैसे मैं आपसे पहले भी बता रहा था कि जैसे हम लोग संडे को पिकनिक बनाने जाते हैं तो यूरोपियन पिकनिक बनाए जाते हैं, उनके सबकी पर्सनल बोट्स हैं, वो अपने छत पे बोट रखते हैं, बांध के ले जाते हैं कहीं भी, लेक के किनारे, नदी के किनारे, जहाँ भी वो आउटिंग के लिए जाते हैं सैटरडे संडे, तो वो उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब आपको बोट चलाते हुए मिल जाएंगे। तो वो हमारे यहाँ लैकिंग है, क्योंकि हम जब तक हमारा मतलब हमारे खुद ही के इंस्टीट्यूट्स में जब तक हमारा पूरा बैकअप सपोर्ट नहीं होता, जब तक हम अच्छे खिलाड़ियों को भी पानी में नहीं जान देते कि कुछ ऐसी मिस हैपनिंग नहीं हो जाए। तो ये सारी व्यवस्थाओं को बनाने में, चीज़ें करने में, इसमें लेगेसी में, व्यवस्थाओं में प्रॉब्लम तो है। और हमारा जो एशियन कंट्रीज है इसमें 5-6 कंट्री को छोड़ दें तो बाकी सब कंट्रीज हो सकता हो इंडिया से भी नीचे ही हैं। अगर हम जापान, चाइना और थोड़ा बहुत थाईलैंड, चूँकि वो वाटर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, और थोड़ा 1-2 कंट्रीज और छोड़ दें, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान जो रशिया से अलग होगी, ईरान को थोड़ा बहुत छोड़ दें, तो बाकी जितनी कंट्रीज हैं वो फाइनेंशियली हमसे भी नीचे हैं कहीं, और उनको भी पूरा सेटअप बनाने में उतनी ही प्रॉब्लम आती है जितनी हमको आती है। जितनी हमने, जैसे आपने कहा 92 से हमने एक बोर्ड से चालू किया और आज हम स्थिति पे आए हैं, आज 25 साल बाद के, आज हमको चाहे 25-30 साल बाद के एक थोड़ा बहुत सेटअप आपको दिख रहा है सरकार की मदद से और बाकी मददों से। तो ये मेरा सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा कि उन कंट्रीज को रिवाइव करना। मेरा 100 डेज प्लान बन रहा है, 100 डेज में मैं वापस से विजिट करूंगा, उनके सारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलेंगे, उनके स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर से मिलेंगे, हर कंट्री में जाके उनकी अपनी इम्पोर्टेंस बताएंगे, उनको सेंटर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे कुछ टूरिज्म कंट्रीज हैं, जैसे फिलीपींस से हमारी बात चल रही है, वो टूरिज्म का उनके पास बजट होता है, उससे हम ड्रैगन बोट और कैनो स्लालम को ऐड करेंगे, जिसमें 2-2, 3-3 हज़ार खिलाड़ी आते हैं। तो अगर टूरिस्ट 2,000 खिलाड़ी किसी देश में आता है तो वो फ्यूचर में कहते हैं कि जो जहाँ जाता है वो एक बार वापस आता है जी, तो वो उस हिसाब से उसको प्रमोट करते हैं कि 2,000 आए तो वो बाद में डबल होके फिर से आएगा। तो ऐसी कंट्रीज को टैप कर रहे हैं, उनके साथ इवेंट करेंगे। UAE और सऊदी साइड्स अभी स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा कल्चर हो गया है, लीग्स को हम लोग प्लान कर रहे हैं। ये फ्यूचर लीग्स का है, जैसे लीग्स बढ़ेंगी तो
खिलाड़ियों को पैसे भी मिलते हैं और एक इंटरेस्ट भी आता है, और जो मीडिया फ्रेंडली भी होता है, कैमरा कैची भी होता है, और रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहता है। तो लीग्स पे भारत सरकार का भी फोकस है, और हम भी चाहेंगे कि एशिया में लीग्स को हम बहुत स्पीड में और आगे बढ़ाएं। और एशियन लेवल पर हम यदि बात करें तो भारत की स्थिति आप किस तरह से देखते हैं कि क्या स्थिति है भारत की? क्योंकि हमारे देश में ये खेल बहुत मतलब उतना ज़्यादा समय नहीं हुआ, बाकी कंट्रीज़ में ज़रूर होता था, लेकिन भारत की स्थिति जिस तरह से डेवलप हुई है, तो एशियन कंट्रीज़ में इंडिया की परफॉर्मेंस आपकी नज़र में कैसी है? देखिए, एशियन कंट्रीज़ को अगर हम देखें तो इसमें सबसे बड़े जायंट जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, उज़्बेकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये 5 कंट्री जो है ये वर्ल्ड में भी कहीं ना कहीं लीड करती है, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, या जो उनका डीएनए है वो सपोर्टिव है इस खेल को लेके और सभी खेलों को लेके, या नहीं भी होता तो वो कन्वर्ट करके बना लेते हैं। तो हमारा बिल्कुल, हम लोग जैसे पिछले एशियन गेम्स में भी हमारी टीम गई थी, पिछले में भी गई थी, तो हम लोग 5th 6th 7th आ रहे हैं। एक हमें जरूर ब्रॉन्ज मेडल मिला था लास्ट, उसमें कुछ समय लास्ट जो हमारा एशियन गेम्स था उसमें। प्लस जो पैरा नया चालू हुआ है, पैरा चूंकि एशिया में नया ही चालू हुआ था, उसमें हम पिछले 2 साल से लीड कर रहे हैं। एशिया में हम लोग टॉपर हैं, एशियन चैम्पियनशिप में है, या आप एशियन गेम्स बोले, उसमें ओलंपिक्स में भी हमारी एक बिटिया ने क्वालिफाई किया था और ओलंपिक्स खेली वो दो। तो चूंकि ये उन लोगों के खेल उनके वहाँ उन देशों में नया है और पुराना है, और उनके पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचेज और एक्सपीरियंस है, तो उनको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जो 4th 5वीं 6ठी पोजीशन है उसको 3री और 2री तक बहुत जल्दी ले आएंगे, जिसमें हमें सरकार की भी, मध्य प्रदेश शासन की भी, भारत सरकार की भी, PSUs की भी, THDC करके यूनिट है उसका CSR के थ्रू मदद मिली है। तो मैंने पिछले 4-5 साल में कोशिश करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि मतलब हमें, हमारे खिलाड़ियों में और उनके खिलाड़ियों में कोई अंतर नहीं, बट ये है कि वो पूरे 2-2 साल लगातार प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे खिलाड़ी 6 महीने करते हैं फिर ब्रेक हो जाता है, 4 महीने करते हैं फिर ब्रेक हो जाता है। और जो कोचेज हैं उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट कोचेज हैं, और हमारे पास जो कोचेज हैं वो अच्छे हैं, बट लेकिन वो उतना रिजल्ट नहीं दे पाए, तो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है, मतलब इतने स्वाद का उन्होंने विजय का स्वाद चखा नहीं है बेसिकली। तो वो जो विजय का स्वाद नहीं चख पाते, तो वो एक लेवल तक जाते हैं, थोड़ी सी मान लो आपने दिवाली की 15 दिन की छुट्टी दे दी तो खिलाड़ी खत्म हो जाता है आने वाले टाइम पे। तो वो पूरा जो एक साइकिल चाहिए, जो एक वर्किंग चाहिए, एक्सपीरियंस तो है, मैं ये नहीं कह रहा एक्सपीरियंस नहीं, एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ रिजल्ट आ जाए। एक मुझे एक्सपीरियंस होना और मैं एक साइकिल कंप्लीट करके रिजल्ट ले आऊँ, तो वो इम्पोर्टेंट है, वो और कहीं हम लैक करते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ फॉरेन कोचेस भी बुलाए हैं, और हमें ऐसी उपेक्षा है, भारत सरकार की भी बहुत मदद हम लोगों को अभी स्पेशली मिल रही है। हम लोग प्रायोरिटी गेम्स में आ गए, चूँकि हमारे 16 गेम मेडल्स हैं, तो सोच है कि 16 सब 5th हाईएस्ट मेडल्स हैं हमारे, मतलब अगर हम करेंगे एथलेटिक्स एक्वेटिक्स के बाद 5वें सबसे ज़्यादा मेडल कमाने वाली कोई हो सकती है। 16 मतलब 16x3 बेसिकली दर्शकों के लिए है कि 16 मेडल सिर्फ गोल्ड के हैं, तो 16x3 जीतने के चांस है आपको, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग मेडल्स इज वेरी हाई, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड के शायद अच्छा रिजल्ट भारत के लिए लेके आएंगे, और सेम एशिया के लिए हम लोग डेवलप करेंगे कुछ ना कुछ बड़ा। वी आर वर्किंग ऑन इट। नेक्स्ट इंटरव्यूज में आपके साथ मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे बने हुए 10-12 दिन ही हुए, तो वी आर अंडर प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, बट वी विल डू समथिंग गुड एंड वेरी वेरी डिफरेंट, दैट शुड। बिल्कुल। और जिस तरह से प्रशांत बता रहे हैं कि अभी केवल 10-12 दिन ही हुए हैं, लेकिन जो प्लानिंग है वो बहुत पहले से चल रही थी, और मुझे लगता है कि जो अपने देश में उन्होंने एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन काम किया है, उसके कारण ये उपलब्धि तक पहुँचे हैं। और अभी उन्होंने बात की पैरा स्पोर्ट्स के लिए, कयाकिंग कैनोइंग में भी पैरा एथलीट्स के लिए बहुत सी संभावना है, और मध्य प्रदेश में मेरे ख्याल में 8 या 10 साल हुए हैं अभी पैरा स्पोर्ट्स के साथ इस खेल के जुड़ाव का, और हमारे प्लेयर, मध्य प्रदेश के प्लेयर देश को आज पैरा ओलंपिक में रिप्रेजेंट करने में सफल रहे हैं। एक प्लेयर जिनका भी नाम अभी बता रहे थे, प्राची यादव हैं, जिन्होंने ग्वालियर से आकर भोपाल में ट्रेनिंग की और पैरा स्पोर्ट्स की तरफ आई, 2 पैरा ओलंपिक में खेली हैं, और अर्जुन अवार्ड पिछले साल जिन्हें भारत सरकार ने दिया है। तो
ऐसे एथलीट्स जो इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ जुड़ते हैं और जो लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं जो पैरा से आते हैं, उनके लिए इस खेल में भी संभावना है। आप ये ना सोचें कि ये एडवेंचर स्पोर्ट्स है, जान जोखिम में डालने वाला स्पोर्ट्स है, पर आपके लिए संभावना इसमें भी है। प्रशांत जी, पैरा एथलीट्स के लिए मेरे ख्याल में 2016-17 के बाद से जब आपने टेक ओवर किया एक तरह से मध्य प्रदेश कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन ने पैरा के भी इवेंट और पैरा के एथलीट्स को ट्रेनिंग देना शुरू किया, तो क्या मन में वजह थी और कैसे ये सेटअप डेवलप किया गया? क्योंकि उन एथलीट्स को ट्रेनिंग देना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, पर उनका जो जज्बा देखकर नज़र आता है कि नहीं, ये भी एक आम एथलीट की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनके पास भी ओलंपिक तक जाने का मंच है। तो वो किस तरह से काम हुआ? क्योंकि 20 साल एक अलग सीधे सीधे चलते रहे और फिर इसके बाद पैरा एथलीट्स को आपने जोड़ा अपने साथ। देखिए, जैसे मैंने कहा, पहले तो बहुत चैलेंजिंग स्पोर्ट्स है पानी का, उसके बाद फिर पैरा मतलब दिव्यांग वो किसी भी तरह हो सकता है, उनके पाँव वर्किंग नहीं हो या उनके हाथ वर्किंग नहीं हो या बैक में प्रॉब्लम हो, उन्हीं को हम लोग दिव्यांग या पैरा बोलते हैं। तो मतलब वैसे कहेंगे तो पानी पे खिलाड़ी और खिलाड़ी वो भी पैरा। तो मतलब बहुत ही मुश्किल था, तो हमें इसको ढूंढना का बड़ा प्रॉब्लम, मतलब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग सा काम था। तो माननीय बलबीर सिंह कुशवाहा जी जो सचिव थे पहले, उन्होंने, उनके मित्र डबाज साहब थे ग्वालियर में, वो स्विमिंग के पैरा एथलीट्स के लिए ही काम कर रहे थे सालों से। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपके पैरा एथलीट जो है वो जो मतलब चूँकि स्विमिंग बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है वर्ल्ड वाइज भी और एशिया वाइज भी, तो इंडियन एथलीट्स को मेडल्स के चांसेस कम रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नया खेल चालू हो रहा है, आप इसमें इनको शिफ्ट करें, 99% हमको मेडल मिलेंगे। तो उन्होंने पूरे 25-30 बच्चे जो थे उस टाइम लड़ैया राजा साहब वहाँ पर भिंड में कलेक्टर हुआ करते थे, तो फिर उनके पास गए, उनसे रिक्वेस्ट करी। बच्चे ज़्यादातर भिंड के ही थे, कई बच्चों की आप स्टोरी सुनेंगे तो आप रो देंगे। मतलब हमारे देश में दिव्यांग होना वैसे ही प्रॉब्लम, और लड़की के साथ दिव्यांग होना और बड़ी प्रॉब्लम, और हमारे रीजन मतलब ग्वालियर साइड होना और बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि वहाँ पे आदमी खड़ा बोलता है। तो बहुत ही मतलब ऐसी भाषा, या वो बच्चे बताएंगे आपको कि जो उन बच्चों को बोला जाता था वो कोई अपने को बोलते तो अपन शायद सुबह का सूरज नहीं देख पाए, इतना बुरा और इतना वैसा लैंग्वेज बोले जाती थी। और आज वही बच्ची इनकम टैक्स में और दूसरी गवर्नमेंट की संस्थानों पे अच्छी पोजीशन पे है, सबके पास कार है, सबके पास घर। तो वो पैरा के एथलीट्स को पहले हमने भिंड में ट्रेनिंग दी, वहाँ पर हमें कुछ स्कूल्स ने, कुछ वहाँ के लोकल एनजीओज के मिस्टर यादव है, वहाँ के हमारे सचिव हैं, उनकी भी टीम ने पूरा हमको सपोर्ट किया, हमारे कोचेस को रहना खाना दिया, इक्विपमेंट भेजा, मध्य प्रदेश शासन ने भी मदद करी, उनको वहाँ एक बेसिक ट्रेनिंग दी। जब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, जब उन्होंने थोड़ा सा काम देखा कि हाँ हो सकता है और कुछ इनामी राशि भी मिली, तो फिर उसके बाद वो लोग सब लोग भोपाल आ गए। तो यहाँ पर मयंक जी, राठी जी और ऐसे जो भी हमारे सीनियर कोचेस हैं उनके अंडर डायरेक्ट ट्रेनिंग में आए, और फाइनली हमने मतलब ये हम एशिया में 2 साल से टॉप कर रहे हैं। एशियन गेम्स में भी हमारे मेडल हैं, और जैसे मैंने कहा ओलंपिक में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं पैरा में। तो मुश्किल था, लेकिन आज हमारे पास एशिया में सबसे ज़्यादा बच्चे इंडिया के पास हैं पैरा के, जो हम बेंच स्ट्रेंथ कहेंगे। जैसे एशियन कंट्रीज में किसी कंट्री में 40 बच्चे हैं, 20 हैं, 30 हैं, हमारे सिर्फ भोपाल के क्लब पे 80 पैरा बच्चे आते हैं, और बाकियों को हम दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी कम है, उतना इक्विपमेंट चीज़ें नहीं है, तो हम उनको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे करके हमारे पास लगभग 200 पैरा एथलीट्स हैं पूरे इंडिया में जो नेशनल्स में खेलते हैं, और मेरे ख्याल से अगर हम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे जाएंगे तो करीब 250-300 पैरा एथलीट्स पूरे एशिया में, इंडिया में होंगे, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर मेरे ख्याल से होना चाहिए। दूसरे तीसरे नंबर पे किसी भी खेल में हमारा नंबर है। बिल्कुल, और पैरा एथलीट्स के लिए कयाकिंग कैनोइंग जैसे खेल में भी संभावनाएं बहुत हैं, और आप लोग भी आ सकते हैं। अलग अलग जगह आपके लिए व्यवस्थाएं हैं, और अलग अलग जो एसोसिएशंस हैं वो काम कर रही हैं पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। और इस खेल में चूँकि आप लोग वैसे भी एक अलग चैलेंज के साथ अपना जीवन जीते हैं, तो स्पोर्ट्स और स्पेशली कयाकिंग कैनोइंग स्पोर्ट्स में भी आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। प्रशांत जी, फादर आपके एशियन बॉडी में रहे हैं, पीआर जो कमेटी है उसमें चेयरमैन रहे हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है एशियन लेवल पर जाने का, तो वो आपके लाइफ पर क्या प्रभाव डालने में सफल रहा? क्योंकि जब एक पिता उस लेवल पर पहुंच जाता तो वो चाहता है कि जो लेगेसी है उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन चैलेंजेस
एशियन लेवल पर यदि आप चले जाते, पहले इंडिया देख रहे हैं, अब आपको पूरे 38 कंट्रीज और कवर करना है, तो वो चैलेंज फादर के साथ का जो एक्सपीरियंस रहा वो थोड़ा सा और हमारे साथ शेयर करें। जैसे आपने कहा, मेरे फादर डायरेक्टर स्पोर्ट्स मध्य प्रदेश भी थे और उनकी जो पढ़ाई है वो LNCP से हुई है और रिटायर होने के बाद वो एसोसिएशन, मतलब उनको स्पोर्ट्स ही आता है और कुछ आता नहीं। आप दिन भर हमारे छोटे बहुत 2-4 व्यापार भी हैं, उनको बोले कि आप वो देख लें तो वो कहीं कुछ नहीं करते, उनको सिर्फ स्पोर्ट्स आता है। और जो स्पोर्ट्स के लोग, जो दुनिया के लोग हैं स्पोर्ट्स की, वो इंडिया में हो या मध्य प्रदेश में, हर व्यक्ति उनको जानता है और वो बहुत ही लविंग नेचर के भी हैं। उनको स्पोर्ट्स ही समझ में आता है, स्पोर्ट्स ही करते आए और करते हैं अभी भी। तो उनकी वजह से ही सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक कमेंट करते हुए, चूंकि मैं बिजनेस फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन हूँ, फादर जॉब में थे, एक लिमिटेड व्यवस्थाएं थी, हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया जॉब छोड़ के। तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं, कोई सिखाने वाला पीछे है नहीं, सब खुद ही टकराओ गिरो और खड़े हो जाओ वाली स्थिति के थे। और सारे व्यापार ऐसे ही थे कि आप कुर्सी छोड़ी और व्यापार 6 महीने में जीरो हो गया, क्योंकि कैश इन्वॉल्वमेंट और बाकी जो रहता था। तो मुझे सबसे पहले लाया भी इसीलिए गया था, 2011-12 में भारत सरकार की स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी, उसके हिसाब से 70 इयर्स और अबव के लोग उसमें एसोसिएशन में नहीं रह सकते थे। तो माननीय रघुनाथन जी हमारे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे, जो हमारे IKCA के अध्यक्ष थे, और पापा सचिव थे। तो दोनों को ही विड्रॉ करने के लिए, चूंकि वो दोनों ही 70 प्लस हो गए थे, तो दोनों को ही विड्रॉ करना था। तो उन्होंने ये कहा कि आपको कोई एक कंटिन्यू करे। तो मुझे बोला गया कि आप करो, जबकि मेरा प्रैक्टिकली मन नहीं था उस समय। मैं, जैसे आपने कहा कि इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आते हैं। रघुनाथन जी और जो हमारे पूर्व सचिव थे आलूवालिया जी, कर्नल आलूवालिया, GPS बिंद्रा साहब, DK आर्य साहब, इन सब ने मुझे बुलाया और बोला कि बेटा अब तुमको ही देखना है, क्योंकि अब बिकॉज वी नो यू बेटर एंड यू आर कंपैरेटिवली बेटर, और हम आप लोगों के साथ ही डिलीवरेबल दे सकते हैं और आपके साथ काम करना है, करें आप। तो फिर मुझे पहली बार सेक्रेटरी जनरल चुना गया था। और फिर चूंकि मुझे काम का मतलब वो है, एक पैशन है काम के लिए, तो इवेंट्स में मैं जुड़ा ही था जी। प्रैक्टिकली। पहले भी जब खिलाड़ी भी था, जब भी नेशनल्स और इंटरनेशनल इवेंट हमारे भोपाल में कैकिंग के हुए या कोई भी इवेंट होता था, तो मैं अपनी तरफ से, मुझे अच्छा लगता था इवेंट मैनेजमेंट करें तो। लेकिन बस मैं इवेंट चालू होने के 2 दिन पहले और इवेंट खत्म होने की शाम को गायब हो जाता था, सब व्यवस्था वगैरह करके, टेंट वेंट ये वो रहना, लोगों को लेना छोड़ना पहुंचा के, बस मेरा काम इतना ही था, मतलब कर्टन्स के पीछे काम करता था। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग 92 से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, सी से मैं एटलीस्ट। तो हमारी टीम थी, हम सब 4-5 लोग काम करके अपना चले जाते थे, फिर अपना काम करते थे। फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, फिर ओलंपिक एसोसिएशन में भी जगह मिली, फिर मुझे लगा कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको पूरा करना चाहिए। तो उसको जस्टिफिकेशन करते कुछ नया उसको मार्केटिंग फाइनेंस से जोड़ते सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में मैं विश्वास करता हूँ। मैं सरकार की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट सरकार के ऊपर नहीं चढ़ता, मतलब उनके भरोसे काम नहीं करता। मेरी सोच रहती है कि मेरे को ये इवेंट कराना है तो मैं कराऊंगा अपनी कैपेसिटी से, अपनी इनोसेंस की स्पॉन्सरशिप से, अपनी व्यवस्थाओं से। यदि सरकार चाहे तो आके उसको ज्वाइन कर ले, लेकिन हमारी एक्टिविटी होगी, ये हमारे क्लब का डे 1 से एजेंडा है। इसी कारण हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट करा पाए। सरकार ने हमेशा ही मदद करी, लेकिन पहले हम इवेंट ले आते हैं, इवेंट एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर सरकार मदद करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक, करना 99% कर ही देती है। लेकिन हमने कभी भी ये सोच के नहीं किया, इवेंट लिया कि सरकार ने पैसे नहीं दिए, सरकार के भरोसे नहीं दिया। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही वर्ड का। तो हमने सरकार के भरोसे कोई इवेंट नहीं लिए, बट उन्होंने हमेशा मदद करी, हमेशा। या एक वो भी रहता है कि अपन ले आओ और फिर उनसे करा ही लेंगे, ये विश्वास भी रहता है, या वो कर ही देंगे। तो ऐसे करके हमने आज की तारीख में ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 35 नेशनल हुए हैं कैकिंग कैनोइंग के इतिहास में इंडिया में। तो 35 में से मुझे लगता है 20 तो मध्य प्रदेश नहीं कराए जी। तो वो उसी कॉन्फिडेंस के भरोसे कराए। और वी आर वेरी रिच एंड फॉर्चुनेट कि पानी हमारे बीच में है, शहर के बीच में है, तो होटल, रहना, खाना बहुत सस्ता मिल जाता है। और भोपाल चूँकि सेंट्रली लोकेटेड भी है, तो साउथ वाला भी
एक दिन में आ जी, जाता है, 1.5 दिन में कश्मीर वाला भी आ जाता है, अंडमान वाला भी आ जाता है, तो नॉर्थ ईस्ट भी आ जाते हैं 2-3 दिन में। तो एक मतलब सेंटर होने के कारण ये फायदा भी है कि किसी को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। और फिर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेजुअली, जो मेरे पीछे जिन्होंने मुझे सेक्रेटरीशिप दी थी, उन लोगों का स्पोर्ट्स के प्रति रुझान था, उन्होंने बहुत एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक सब होटल वाले तक हमारे लोगों को जानते हैं। जैसे पेपर में आता है तो मणिपुर में फोन हो जाता है न्यू मार्केट के होटल से कि भैया कितने कमरे कराने, तो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है। मतलब उनकी जो बाहर से खिलाड़ी आती है, उनके गाड़ी वाले, होटल वाले, उनको सब फिक्स हो गए, सब फिक्स है। मतलब उनके ऑटो वालों के भी नंबर है उनके पास आज कश्मीर में, केरला में, कर्नाटक में बच्चों के पास और उनके कोचेस के पास कि भैया ये भोपाल में हमारा ऑटो वाला है, ये होटल वाला है, उनका रेट ये है। और वो तो मतलब एवरीथिंग इज फिक्स ऑफ, तो उससे उनको भी इजी पड़ता है, हमको भी पड़ता है। और भोपाल सुंदर भी है, और छोटा तालाब और बड़ा तालाब तो जान है भोपाल की, और हमारे इवेंट्स होते हैं तो और सुंदर हो जाता है। तो तालाब में नाव चलती हैं, फ्रेंडली है, कोई पेट्रोल डीजल का प्रयोग नहीं होता। तो ये करते करते हम आगे बढ़े। शहर से बाहर हो और रिलेटिव के यहाँ पैकेट भेजना है, ड्रॉप जोन है ना। शहर में कहीं से भी अपना पैकेज पिक या ड्रॉप करवाएं। ड्रॉप जोन है ना। ड्रॉप जोन। प्रशांत, चलते चलते जिस तरह से आप ग्रो कर रहे थे, तो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आपका आना कैसे हुआ? आप एक एथलीट थे, टेनिस प्लेयर रहे, नेशनल प्लेयर, उसके बाद कयाकिंग कैनोइंग के नेशनल प्लेयर रहे, तो कब आपको लगने लगा था, जैसा अभी आपने बताया कि जो आपको दिया गया कि भाई अब 70 ईयर्स हो गए हैं फादर को, और जो फेडरेशन के लोग हैं उन्हें ईयर्स कंप्लीट हो गए, तब आपको जिम्मेदारी देना है, तो एक्चुअल में कब आपने सोचा कि नहीं, आप ये जिम्मेदारी दे रहे हैं तो अब मुझे लेना है? जब, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि आपको ये करना है कि नहीं करना है, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आप इवेंट के पहले उतना काम करते थे जो आप करते थे कि भाई ये मुझे करना है कर्टन के पीछे रह के, और ये काम स्मूथली कर लूँगा, तो कब आपने मन बनाया कि नहीं, अब पूरी तरह से इस एडमिनिस्ट्रेशन में आना ही है? देखिए, सबसे पहले तो प्रदेश का चार्ज मिला एज अ सेक्रेटरी, तो प्रदेश में तो कुछ था ही नहीं, अपन आते जाते कहीं भी, मतलब रास्ते में 2 मिनट रुके और काम करे और चल दी, क्योंकि छोटा तालाब रास्ते में ही था, बड़ा तालाब रास्ते में ही था, इंदौर जाना होता ही था, जबलपुर होता ही था, तो कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं। और टीम बहुत पक्की थी, मतलब जो भी हमारे जो पीछे लोग थे उन्होंने इतनी लेगेसी छोड़ी हुई थी, इतनी उनकी, सबको अपने रोल पता थे। तो कोई भी हमें जैसे नेशनल्स भी करना होता है, तो मैं नेशनल जिस दिन होता है उसके सुबह ही दिन आता हूँ कि हाँ क्या है, 10 मिनट देख के, बाकी सबका जैसे मैंने कहा सब फिक्स काम है कि टेंट वाले को पता है क्या करना है, कौन सी कुर्सी कहाँ लगनी है, सब तो और जो हमारे जो साथी लोग हैं उनको भी सबके अपने अपने रोल पड़ा है, किसको माला लाना है, किसको फूल लाना है, तो कुछ पता ही नहीं चलता किसको कंपेयरिंग करनी है, सब अपने आप फोन और कैमरा देख के और टीवी पे कि अब नेशनल होने वाला है तो देख के अपने आप आ जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ी हेल्प रही। लेकिन जैसे ही नेशनल्स का मतलब सेक्रेटरी इंडिया के बने तो बड़ा चैलेंज चालू हो गया, क्योंकि साउथ का अलग प्रॉब्लम, वहाँ का अलग, और स्पोर्ट्स की पॉलिटिक्स बड़ी अलग होती है। स्पोर्ट्स में हर व्यक्ति का एक बहुत बड़ा ईगो होता है, हर व्यक्ति को पर्सनल अटेंशन चाहिए होता है, और सब एक दूसरे से बहुत ही व्यवस्थित और एक सालों के रिश्तों से जुड़े, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली है बेसिकली स्पोर्ट्स। जैसे मैं आप मतलब शहर में मैं स्पोर्ट्स से जुड़े किसी भी, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, किसी को भी बोलोगे तो कश्मीर जा रहे हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे एक खिलाड़ी आपको खड़ा हुआ मिलेगा, एक भले उसकी जो भी कैपेसिटी होगी वो होटल करके रहेगा, वो अपनी भले उसका बाइक होगी लेके आएगा कि भैया चलो, भैया का भोपाल से फोन आया, आप उनके मित्र, जबकि वो जानता नहीं है आपको, लेकिन स्पोर्ट्स का एक प्यार है, तो वो उस कल्चर को, उस सोसाइटी को, मोहब्बत को, उस प्यार को मेंटेन करना, उसमें पहले अंदर जाना, फिर उनको समय देना, उनसे समय लेना। सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ ब्याह है, हमारे यहाँ बच्चा हुआ तो आओ, या हमारे यहाँ नेशनल से तो आओ, बीइंग सेक्रेटरी जनरल। तो वेरी वॉज बिग चैलेंज, बट टचवुड वो भी अच्छी तरह पूरा हुआ, अच्छी तरह व्यवस्थित हुआ, और हमने वो रोल बहुत ही अच्छी तरह अपनाया। तो दूसरी बार भी मुझे चांस मिला इसको पूरा करने के लिए। नहीं तो नॉर्मली ये होता है कि उस समय तो पैराशूट से ही आए थे, बन गए थे सेक्रेटरी, बचपन ही था एक तरह से कहें। आज से और 10 साल पीछे चले जाता है, बस जस्ट 35-36 की उम्र में मैं बन गया था शायद। अगर आप मेरे प्रोग्रामों में आएंगे तो जो हमारे एंकर हैं वो सब बोलते हैं युवा हमारे अध्यक्ष, हमारे युवा सचिव। तो बचपन में ही, मैं बचपन तो नहीं कहूँगा लेकिन
बिफोर टाइम या समय से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई थी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया भी। बहुत सारे बड़े CSR प्रोजेक्ट्स भी करे। वो मध्य प्रदेश के लिए भी हमारे पास 15 करोड़ रुपए का हमारा स्वयं का सेट है, मतलब हमारे स्वयं की अर्निंग्स है, हमारे पास 15 करोड़ रुपए की बोर्ड्स इस क्लब पे है और हमारे 9 लोगों का स्टाफ है यहाँ पे जो कि संघ चलाती है। तो बहुत कम संघ होंगे प्रदेश में जो अपना स्वयं का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चलते हैं। हमारे स्वयं के कोच हैं, हमारे स्वयं के लाइफ गार्ड्स हैं, स्वयं की पावर बोट्स हैं, स्वयं के इक्विपमेंट है। तो वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का हमको मौका मिला और उस मौके से, उस ट्रेनिंग से सीखा हमने कि होना कैसे है। तो प्रदेश चलाते चलाते देश चलाने में दिक्कत नहीं आई क्योंकि जीरो से उठे थे प्रैक्टिकली। मतलब तो एक से, मतलब अगर हम सांप सीढ़ी खेलते ना, 0-0 करके 99 तक पहुंचे तो 2-3 बार सांप काटा, नीचे ऊपर सब कुछ। तो हर चीज़ पता थी और सब लोगों का, चूंकि सीनियर स्पोर्ट्स फैमिली से थे, फादर ने, मतलब हमने दाल रोटी स्पोर्ट्स की खाई है तो DNA भी था, खून भी था, पिताजी का इंटरेस्ट भी था। और जैसे कहते हैं कि स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स घर में ही घूमती रही, क्योंकि फादर डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी थे, ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश में भी थे। तो जब ओलंपिक में उतार चढ़ाव, नीचे ऊपर जो भी देखा वो सब घर से ही देखा। भले ही उस टाइम हम चाय पानी पिलाते थे, घर पे कोई आता था तो बड़े लोगों को, बट ये था कि जो होता था वो सुनते थे, तो उसका भी एक बहुत बड़ी मदद मिली कि कैसे क्या ये लोग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, कब क्या करना चाहिए, किससे कितना व्यवस्था करना चाहिए, वो काम आया धीरे धीरे। और मैनेजमेंट और बिजनेस में होने के कारण उसको हमने उसी तरीके से खेला। मतलब अगर स्पोर्ट्स से जुड़ा होता तो आज शायद यहाँ नहीं पहुँच पाता। और जो लोग ऊपर पहुँचे भी हैं वो तभी पहुँच पाएंगे जब आपके पास उसमें इकोनॉमिकल सपोर्ट भी हो, क्योंकि आपको ट्रैवल करना है, कोई फंड नहीं करता, आपको जाना है वहाँ पे, किसी के यहाँ जाओगे तो कुछ गिफ्ट लेके तो जाओगे, तो वो बेकार से बेकार गिफ्ट की भी 10-12 हज़ार रुपये कॉस्ट होती है जनरल। मतलब कोई वो नहीं है कि बिकॉज वहाँ पे एक सिस्टम ही है कि या कोई अपने भी आता है तो अपन मिठाई लेके जाते ही हैं। तो आज मिठाई भी 200-2000 रुपये किलो है अगर आप अच्छी लेके जाओ तो आप विदेश जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें, तो फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी, फाइनेंशियल बैकअप भी, और इतना बैकअप हो कि आप उसको स्पोर्ट्स में एक जुए की तरह लगा दो कि आज आप 20 कंट्री जा रहे हो, 10 एक एक्स अमाउंट खर्च कर रहे हो और हो सकता है आप चुनाव जीतो या नहीं जीतो। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था। सबने बोला भी, बोले क्यों कर रहे हो भाई, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स, हमने बोला यार कहाँ भाई, 2 महीने कुर्सी छोड़ के जाओगे तो यहाँ काम कौन देखेगा, करोगे कैसे। तो सबका अपना अपना व्यू था। लेकिन मेरे जो साथ थे, मेरे पीछे लोग थे जो मुझे स्पोर्ट्स से जुड़े लोग थे, उन सबका यही कहना था कि बोले लड़िए भैया, जीतेंगे आप, पक्का जीतेंगे। तो उनका प्यार, उनके भरोसे, उनके विश्वास और सब उनकी सोच की वजह से आज यहाँ पहुँच गए कि हम एशिया के सबसे टॉप पोस्ट पे हो गए, इंडिया के पहले हैं, इंडिया के जो भारतवर्ष के जो वाटर स्पोर्ट्स की किसी संस्था में कैकिंग कराएं कि ACC के सबसे प्रेसिडेंट पोस्ट पे पहुंचे। तो इतना सब कुछ घर से ही देखा, जैसा आपने बताया कि बहुत से काम, जो गेस्ट आते हैं उन्हें पानी पिलाना, ये सब चीज़ें आपने बचपन से की हैं। और एज ए स्पोर्ट्स पर्सन रहे, 2-3 गेम आप खेलते ही रहे हैं क्योंकि स्पोर्ट्स में फादर थे। तो फादर का जो एक रोल रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि एक फादर वो होता है आपको ग्रो करता है कि भाई ये करना, लेकिन यहाँ एक अलग तरह की जिम्मेदारी भी उन्होंने सौंपी कि ये भी काम करते रहो। मतलब उन्होंने कभी आपको ऐसा छोड़ा नहीं कि आपको अब ये इवेंट हो रहा है तो आपको इसमें नहीं आना, आपको जोड़ के रखा था। तो उनका एज ए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर और एज ए फादर, दोनों रोल आप किस तरह से देखते हैं, कैसे उन्होंने ये दोनों रोल निभाए हैं? क्योंकि बहुत चैलेंजिंग भी है और हमने देखा है कि काफ़ी सर गुस्सा भी हुआ करते थे और किसी के सामने भी कुछ बोल देना, डांट देना, मार देना, वो सब एक फादर का जो रोल रहता है वो बहुत जो निभाया उन्होंने। तो दोनों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो ये बहुत ही मुश्किल और लंबा क्वेश्चन है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस करता है या कोई पॉलिटिक्स कर रहा है या कोई ड्राइविंग कर रहा है या कोई डॉक्टर कर रहा है या कोई IAS कर रहा है, तो हमारे फादर जो थे वो स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो जो ड्राइवर है वो सोचता है हमारा बच्चा भी ड्राइवर बन जाए, या कोई रेलवेज में है तो वो सोचता है कि हमारा बच्चा रेलवेज में भर्ती हो जाए, कोई IAS है तो सोचता है बच्चा IAS बन जाए, IPS है तो सोचता है।
तो हमारे पिताजी चाहते थे हम खिलाड़ी बने डे वन से। तो हमें सुबह 6 बजे उठा के भगा दिया जाता था कि आप स्टेडियम जाएं वहाँ पे, चूंकि वो डायरेक्टर भी थे, पहले डायरेक्टर थे, सारे कोचेज उनके अंडर थे। तो बहुत सारे मतलब जाते ही आपके पीछे लोग लग जाते थे कि दौड़ो, ये करो, वो करो, ऐसा करो। और उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम अच्छे खिलाड़ी बहुत मतलब एटलीस्ट एशियन लेवल पे खेला भी मैंने बचपन में बास्केटबॉल खेला, मिनी नेशनल्स खेले, मिनी इंडिया टीम में भी आया बास्केटबॉल में, फिर टेनिस खेला, टॉप 32 में टेनिस में भी आया। बट लेकिन जो एक स्पार्क चाहिए था या जो एक होना चाहिए था उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। फिर कियाकिंग चूंकि नया खेल चालू हुआ था, नया सब कुछ स्टार्ट हुआ था, तो वो भी थोड़े दिन किया, नेशनल गेम्स के लिए गए 92 में वो अपनी व्यवस्था चीज़ों के हिसाब से, और फिर ग्रेजुअली पढ़ाई और उसकी तरफ निकल गए। तो फादर का जो हमारे, जैसे मैंने कहा कि उनको बेसिकली स्पोर्ट्स ही आता है और स्पोर्ट्स ही करते हैं, और आज भी स्पोर्ट्स की स्थिति, मतलब जैसे मेरी बिटिया है, अगर उसको मैं बोल दूंगा कि घर में बुखार आ रहा है तो उसको बोलेंगे जैकेट पहनो, 2 राउंड दौड़ाओ तो पसीना निकल जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उनकी हर चीज जो है वो फिक्स स्पोर्ट्स में फिक्स जाके खत्म हो जाती है। या आपने कुछ बोला कि ऐसा है तो बोले कुछ नहीं होता है, तो गिर गए खून आ गया, बोले कोई बात नहीं, चले जाओ, कुछ नहीं होता, बच जाओ। जैसे आप मान लो अपन लोग थोड़े से ही बच्ची गिर गई, खून आ गया या कोई गिर गया, बोले कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा, लग गई, कोई परेशानी नहीं है। तो उनका जो अप्रोच आज भी जीवन के प्रति है वो स्पोर्ट्स का ही है। और थोड़े गुस्से वाले भी हैं, मतलब आज भी ये स्थिति है कि आज टचवुड 75 ईयर्स के हैं, उनके साथ कोई भी ड्राइवर 2-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, उसको इतना चमका देते जबकि हम उसको डबल पे करते हैं, मतलब जो वो देते हैं उतना ही हम एक्स्ट्रा भी देते हैं, लेकिन वो उनके साथ फिर भी चलना थोड़ा टफ है, क्योंकि वो अपने एक मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन उनके जो एक चीज़ें हैं, फिलॉसफी है, जिस तरीके से उन्होंने जीवन जिया वो आज भी उसी तरीके से जीते हैं। तो वो बड़ा एक टफ था। आज का ज़माना अलग है, उनका ज़माना अलग था, और प्रिंसिपल्स वो नीचे कभी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किए नहीं प्रिंसिपल्स को, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। तो हम पे भी वो प्रिंसिपल लागू रहते। तो वो बहुत सारी चीज़ें रही जो प्लस भी थी और माइनस भी थी, प्लस ज़्यादा थी। तो मुझे अभी भी डांट देते हैं, कभी भी कोई ऐसा नहीं है कि क्या, मतलब बहुत ही अच्छी तरह डांट देते। तो ऐसे परिवार में बड़े हुए, फिर ऐसे ही उनसे ट्रेनिंग रही, और ग्रेजुअली फिर हमने आगे की बात करी। और उनका विशेष तौर से ये, उनको मैंने जो ये मतलब जो चेयरमैन या जो प्रेसिडेंट में बना है या पीछे और भी पोस्ट पे था, वो सिर्फ उनके लिए ही बना मैं। मतलब मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, चूँकि वो उनकी पढ़ाई LMCP में हुई, फिर वो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे, स्पोर्ट्स से ही जुड़े थे। हम लोग तो मतलब NGO के थ्रू आए, वो एक प्रशासनिक ढांचे में थे स्पोर्ट्स के, तो उनको इसकी वैल्यू और व्यवस्था कंपैरेटिवली ज़्यादा पता है। और मैंने किया भी उनके लिए, मुझे ज़्यादा कुछ वो नहीं था। मैंने कहा था पापा को एक बार प्रेसिडेंट बन के दिखाना है, तो वो दिखाने के चक्कर में यहाँ तक पहुँच गए। और उन्हीं का इंस्पिरेशन, हमारी सारी टीम उन्हीं के पीछे काम करती है। इंडिया में जितनी एसोसिएशंस हैं, मैं ये कहूँगा कि हमारी अकेले ही एसोसिएशन है जिसपे एक भी कोर्ट केस नहीं है, ना तो सिलेक्शन को रिलेटेड, ना ही कोई आपस में विवाद से रिलेटेड, 0 कोर्ट केस है। नहीं तो आप किसी भी नेशनल, कभी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शंस तो होते हैं, जैसे निर्विवाद ही निर्विवाद ही रहते हैं। जैसे मैं लड़ा था तो मेरे सामने अपोनेंट था, हमारा वोटिंग हुई थी, लेकिन सब एक परिवार की तरह है, क्योंकि 20-25 साल से उनके पास और अब 8 साल से मेरे पास रहते हुए, तो एक 30 साल से जितने भी लोग हैं, किसी को भी आप 30 साल तक साथ रहते हो तो एक रिस्पेक्ट और एक मोहब्बत और एक दोस्ती, और लड़ाई भी है तो एक हेल्थी लड़ाई है। मतलब जो मेरे अगेंस्ट चुनाव भी लड़े थे, वो दूसरे दिन से हम लोग वापस से बात करके और दूसरे दिन से फिर से खेल के लिए काम चालू कर दिया था, और आज तक साथ ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर चुनाव लड़ा तो उसको हटा दो, रख दो। हमारे यहाँ कोई भी किसी को कुछ ऐसा नहीं करता, सब ओपन है, जिसको जो करना करें। एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हम लोग काम करते हैं। और मेरा नेचर भी ऐसा है कि अगर मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा तो मैं स्टेप डाउन कर लेता हूँ। मैं खुद को भी चैलेंज देता हूँ कि ये नहीं किया तो फिर मैं इस लायक नहीं हूँ किसी और को दिया जाए, या मैं टाइम नहीं दे पा रहा तो मेरी भी ये कोशिश रहती है। प्रशांत, अलग अलग जगह काम करते करते एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में अभी एक नई जिम्मेदारी जो मेरे ख्याल में एक यंग एज में आपको मिली, जो गेम्स टेक्निकल कंडक्ट कमेटी, नेशनल गेम्स 2025 जो उत्तराखंड में हुए थे, 7 लोगों की कमेटी थी जिसमें आप भी एक थे। तो वहाँ बड़े बड़े नाम थे, कमलेश मेहता जी जैसा व्यक्ति जो ओलंपियन रहा है और इंडियन टीम के कोच भी रहे हैं,
और भी ऐसे आपके अलावा 6 प्लेयर्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड से लोग थे, तो उनके साथ काम करना कैसा रहा? और नेशनल गेम जैसे बड़े इवेंट में जब GTCC के आप मेंबर बन जाते हैं, तो वो क्या चुनौती रहती? देखिए, नेशनल गेम्स आज की तारीख में सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि नेशनल गेम्स जो है पीछे किन्हीं कारणों से 13 साल तक नहीं हो पाया था। 11 से 21 के बीच में शायद एक नेशनल गेम हुआ था 2015 में। हाँ जी। उसके बाद माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने उसको लाइन अप करने की कोशिश करी, तो पिछले 4 साल में 3 बार नेशनल गेम्स हो चुके हैं। तो इससे एकदम देश में एनवायरनमेंट बना है स्पोर्ट्स का, और बहुत ही उन्होंने ट्रेमेंडस चेंज किया, मतलब इक्विपमेंट वाइज, रहने वाइज, होटल वाइज, खाने वाइज। एक मतलब जैसे इंटरनेशनल इवेंट होता है, वैसे आजकल हमारे नेशनल गेम्स होते हैं। 1200 करोड़ रुपए के बजट में 10 दिन 15 दिन के लिए 10,000 खिलाड़ी पे खर्चा होता है। तो आप उसका मतलब साइज समझ सकते हैं। मतलब 1200 करोड़ अगर सरकार मदद करती है तो ऑटोमेटिकली 2400 करोड़ हो जाते हैं, क्योंकि 1200 करोड़ में अगर हम कराएंगे तो हमें 10,000 तो गाड़ी किराए पे लेनी पड़ेगी, जो सरकार को नहीं लेनी पड़ती। सरकार के अधिकारी जो है वहाँ फ्री में, अगर हम कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कराएगा तो 2-2 लाख के 20,000 लोगों को तनख्वाह पे रखना पड़ेगा, जो उनके नहीं होते। जैसे कोई भी होता है तो PS फूड जो रहता है, फूड चेन सप्लाईज, वो खाने की व्यवस्था देखने लगता है, PS ट्रांसपोर्टेशन देखने लगता है, तो पूरा एक शासकीय अमला लग जाता है। तो सरकार के 1200 करोड़ 2400 करोड़ मानते हैं, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो इतने बड़े इवेंट को कराने के लिए उसका जो मेन कराने वाली कमेटी होती है वो GTCC होती है, जैसे आपने कहा, टेक्निकल कमेटी, जिस पूरे इवेंट को पूरा मतलब डे 1 से जिस दिन वो कंसीव करता है, वो स्टेट के इनको नेशनल गेम्स किया जाएगा, अलॉटमेंट होता है, उस दिन से ही वो कमेटी जो ओलंपिक की तरफ वर्क करना शुरू कर देती है। वर्क करना और असिस्ट करना, मतलब कहाँ इवेंट होगा, कौन सी तारीख को होगा, इवेंट कितने बजे होगा, किस जगह होगा, उसमें कौन मेंबर होगा, उसमें कितने टेक्निकल ऑफिशियल होंगे, कौन से कलर की कौन सी स्टेट कपड़े पहनेगी, कौन सा झंडा होगा, कब मार्च पास होगा, गेस्ट कौन होगा, स्टेज पे कौन बैठेगा, ये सारा काम, चूंकि स्टेट नया होता है कोई भी, क्योंकि उनके जीवन में वो एक ही बार नेशनल गेम्स करा पाते हैं, और ओलंपिक की एक टीम होती है जो जाके असिस्ट करती है, वो GTCC होती है। तो उसमें मुझे मेंबर बनाया माननीय PT उषा मैडम ने। तो मैडम ने मुझे और मनिंदर सिंह जी, हम दोनों ही, वो साइकिलिंग के सेक्रेटरी, हम दोनों यंग हैं, और बाकी यंग नहीं, सो कॉल्ड यंग, वैसे तो 48 के, वो भी ऐसे ही कुछ 48-47 साल के हैं। तो वो और बाकी सब थे, वो हमारे सीनियर थे, उन्होंने कहा वो, और हमारी चेयरमैन थी सुनैना जी, हम तीनों सो कॉल्ड यंग लोग थे उसमें। बाकी सेक्रेटरी एथलेटिक्स थे उसमें, और रेसलिंग के ट्रेजरर थे, और मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ के भी हमारे सचिव महोदय थे। तो ऐसे करके हम 7 लोगों की टीम थी। तो उन्होंने इसीलिए हमें रखा कि भाई अब नेक्स्ट जनरेशन तुम ही लोग हो, तो सीखो, देखो कि करना कैसे है, क्योंकि एट ए टाइम यू हैव टू बी नर्चर। तो सबने हमें बच्चे की तरह, छोटे भाई की तरह, जैसे कि आपने युवा होने का फ़ायदा मिला। तो वो बहुत मुश्किल और बहुत रेप्यूटेटेड पोस्ट मानी जाती है, और मैं उत्तराखंड में ऑलमोस्ट वहाँ भी 1.5 महीने रहा, और मतलब ऐसा था कि मतलब पूरा उसमें हम लोगों की पूरी फ्लीट को हेलीकॉप्टर मिला हुआ था, क्योंकि वहाँ सब पहाड़ी एरिया था। तो कभी हरिद्वार जाना, कभी हल्द्वानी जाना, कभी जितने भी 8-9 जगह उन्होंने किया था। तो वहाँ के स्टेडियम्स को विजिट करना, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, जो कमी है उनको सही करना, फिर स्टेट एसोसिएशंस को बुलाना कि फॉर एग्जांपल अगर टेबल टेनिस करानी है तो टेबल टेनिस के सेक्रेटरी, कंपटीशन डायरेक्टर को बुलाना, फिर उससे विजिट कराना, फ्लोर चेक कराना, लाइट और फोकस, लुमिनस, बहुत सारी स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो वहाँ जाके समझी। पहले हम सोचते थे बैडमिंटन होगा, लाइट जलाओ बैडमिंटन हो जाएगा, बट फिर वहाँ जाके समझ में आया कि एक पॉइंट ऑफ ल्यूमिनेंस होता है, उतनी लाइट मेंटेन करनी है जिससे शेडो नहीं आए, जिससे शटल दिखे, जिससे बॉल दिखे, तो वो भी एयर का फ्लो, एयर का फ्लो, और बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज थे। सराउंड अराउंड जो भी आपका हॉल रहता है, अपने को तो नॉर्मल हॉल दिखता था पहले, या शूटिंग के लिए गए तो शूटिंग में क्या करना है, कैसे ट्रेपेट्स होते हैं, कैसे शूटिंग एरिया होता है, कहाँ डलेगा, कैसे रेंज बनेगी, वो सब देखने सीखने को और समझने समझाने को मौका मिला। और फिर हमने वो इवेंट बहुत ही अच्छी तरीके से, माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, अमित शाह जी ने उसकी क्लोजिंग करी थी, और बहुत ही ग्लैमरस मतलब तरीके से उद्घाटन होता है। वहाँ पर बड़े सिंगर्स आते हैं, मतलब एक पूरे से एक तरह से
अलग ही एक देखने लायक चीज़ है। मैं सबको कहूँगा कि जो लोग कभी भी नेशनल गेम्स हो या कुछ हो तो उसकी इनॉग्रेशन और क्लोजिंग तो एटलीस्ट देखें। नॉर्मली फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती, लेकिन आपको एक इवेंट का 25-30 हज़ार लोग स्टेडियम में होते हैं और हमें बहुत ही क्लोजली उसको देखने का मौका मिला। तो मतलब एक एक चीज़ कैसे होती है, कैसे कार्ड बनता है, कैसे सर्टिफिकेट बनता है, कैसे बच्चे का एग्रेडेशन होता है। एग्रेडेशन में ही मार्किंग रहती है कि वो इस एरिया में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। उसको कार का इंटाइटलमेंट है कि बस का है क्या है, वो एक एग्रेड जो कार्ड होता है वही उसका जीवन होता है और वो स्कैनर से वो अकॉर्डिंगली पूरा चल जाता है। और करीब 10,000 खिलाड़ी आए थे, 4,000 टेक्निकल ऑफिशियल्स थे, करीब 15,000 लोगों को हमने 15 दिन में कैटर किया। और मेन्यू डिसाइड करना, खाना कैसे बनेगा, किस रीजन को कैटर करना, क्योंकि जब हम नेशनल्स कराते हैं तो कुछ लोग साउथ से आते हैं, उनका इडली का ही रोज का नाश्ता है या डोसे का है, कुछ पंजाब से आते हैं जो पराठे ही खाते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट से आते हैं जो एक अलग उनका फूड है वो खाते हैं। तो वो सब आके वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और सबकी इम्पोर्टेंस है, तो उनके हिसाब से मेन्यू तैयार करना, उसकी कैलोरीज मेंटेन करना, मतलब इट वाज अ ग्रेट वर्क एंड अ ग्रेट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। और नई जगह, क्योंकि सरकार को, वहाँ की जो लोकल सरकार होती है उसको समझाना भी एक चैलेंज होता है। फिर इक्विपमेंट्स के हाँ सारे खेल आ गए, बोले हमको यही इक्विपमेंट चाहिए, यही बोर्ड चाहिए, इसी की व्यवस्था चाहिए, उसकी टेंडर प्रोसेस, फिर जीटी और बड़ी कंपनीज रहती हैं जो पीछे सपोर्ट करती हैं सरकारों को, तो वो टेंडर प्रॉपरली मैनेज हो जाना, उन टेंडर्स में बिडिंग आ जाना, वो टेंडर्स की परचेज हो जाना, प्रोक्योरमेंट हो जाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और उसमें हर खेलों की अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ मतलब 80% स्पेसिफिक ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो इक्विपमेंट और चीज़ें आती हैं विदेश से, तो अगर विदेश से आपको कोई चीज़ बुलानी है तो 120 दिन पहले ऑर्डर होगा, जब वो शिप में चढ़ के यूरोपियन कंट्रीज से 35-35 दिन लग जाते हैं कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस होते होते। तो बहुत ही मुश्किल एक टास्क था, बट वो पूरा हुआ, बहुत अच्छी तरीके से हुआ, वन ऑफ द बेस्ट हुआ। और उसमें प्रदेश ने हमारा स्पेशली वाटर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा मेडल्स दिए। आने वाले जो मेडल थे उसमें से 30% मेडल जो थे वो वाटर स्पोर्ट्स के थ्रू आए, तो उसमें भी गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स में आए, हमारा कैकिंग और रोइंग और, तो उससे सरकार का रुझान भी बढ़ा और बहुत अच्छा रहा। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था जीटीसीसी का, और उसकी भी मुझे बहुत मदद मिली कि व्हेन यू टॉक ऑन ग्लोबल और इंटरनेशनल पोडियम, तो योर एक्सपीरियंस काउंट्स, योर मतलब यू कैनॉट रीड देयर, वहाँ पे आप पढ़ नहीं सकते, वहाँ पे आपको देख के बोलना है। अगर आप पढ़े तो वो समझ जाते हैं कि ये तो किताब से लिख के लाया है और यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरी जितनी भी स्पीचें रही वहाँ पर वो सब विदाउट किसी पेपर के रही, तो वो भी एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल देता है कि जब आप एक मतलब धारा प्रभाव में बोलते हो, जब आपको काम पे पकड़ होगी तभी बोल पाओगे, ऐसे तो आप बोल नहीं पाओगे जब आपको एक एक चीज़ पता होगी कि होता क्या है, करते कैसे। तो वो भी एक हेल्प रही मुझे। मैं कहूँगा कि हमारे पुराने ओलंपिक के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि यू आर द फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स, तो मैंने उस टाइम तो हंस के काट दिया था कि मैंने कहा ऐसा कहा, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने जब मुझे किसी कमेटी में डाला था तो मैंने कहा वैसा मुझे क्यों, तो उन्होंने बोला नहीं, वी सी मतलब इंडिया फ्यूचर ऑफ स्पोर्ट्स इन यू, तो इसीलिए हम आपको अभी से नर्चरिंग दे रहे हैं। मतलब ये करीब 8 साल पुरानी बात है। तो उस समय मुझे चेयरमैन बनाया था ओलंपिक एजुकेशन कमेटी का, तो मैंने कहा सर अभी तो मुझे ही एजुकेशन की ज़रूरत है। वीसी बहुत सारे लोग जो थे बड़े लर्नेड और उम्र में भी बड़े थे और ओहदे में भी बड़े थे और बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी थे, जो मेरे साथ इंटरव्यू के लिए आए थे, उन्होंने मुझे चुना था। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा वैसे भी सब इतने बड़े लोग हैं, आप इन लोगों को लें, बढ़िया है। मैं इनके नीचे मतलब हम तो खिलाड़ी लोग हैं, आज भी झाड़ू लगा लेते हैं, कहीं गंदा होता है या आपने देखा इवेंट होता है तो हम माला देने लेने, सामान उठाने, पानी पिलाने, चाय पिलाने में आज भी पीछे नहीं होते। तो वही हमको सिखाया गया। तो मैंने बोला, मैंने कहा वैसे मैं इन सबको को चेयर हो जाऊँगा, मेंबर हो जाऊँगा, आप इन्हीं को रखो आगे। तो बोले नहीं, वी सी फ्यूचर इन यू, और आप सीखो, देखो, जाओ, जब उस पोजीशन पे रहोगे तो मिलोगे, बात करोगे, भाषण दे पाओगे, दोगे कैसे जब आपके सामने 100 अंग्रेज बैठे होंगे और या आपके वाइट स्किन बैठे होंगे, तो आप बोलोगे कैसे? आपको कॉन्फिडेंस लेवल तो चाहिए। आपको जब तक वो बोले कोई नहीं ला सकता, वो जब तक आप जाओगे नहीं, मिलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, जब तक खुद से आएगा। तो वो उन्होंने मुझे उस समय मौके दिए, मध्य प्रदेश में सबने मौके दिए कि मेरे को कम उम्र में होने के बाद भी बिठाया गया। तो वो आज शायद
कहूँगा। और मैं सरकार से भी ये कहूँगा कि हमारे पास सब कुछ है प्रदेश, हमारे देश में हमारे जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके पास सब है, उनको बस एक टैगिंग चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए, उनको एक मार्गदर्शन चाहिए। और वो मार्गदर्शन और टैगिंग अगर सरकार कर लेगी तो आगे के जो गेम्स कराने की सोच रही है, जैसे ओलंपिक लाना है या कॉमनवेल्थ तो हो ही गया है हमारा, और भी आगे कोई बड़े खेल लेके आने हैं, तो उसके लिए आपका नंबर्स वहाँ पे वोटिंग से मिलता है, जैसे सभी जानते हैं। तो अगर आज वोट वहाँ रहेंगे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, वर्ल्ड में, प्रेसिडेंट में, सेक्रेटरीशिप में, तो वो हमको वहाँ हेल्प मिलेगी और संबंध वहाँ बनते हैं। तो मान लीजिए हम ओलंपिक की बैठक में जा रहे हैं, इंटरनेशनल की मेरी बैठक है बुदापेस्ट में और लुजान में, स्विट्जरलैंड में अभी अगले महीने, तो मैं जाऊंगा वहाँ, तो 4 लोगों से मिलूंगा, तो कल को कुछ काम आएगा तो वो मेरे संबंध होंगे, तो मैं उनसे वोट करा पाऊंगा आगे के खेलों के लिए। तो ऐसे प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे। हमारा पोटेंशियल है तो देश का, सरकार की मदद भी है, सोच भी है। माननीय मंत्री जी बोलते रहते हैं जो भी आपको लगे, मेरे इलेक्शंस में भी मदद करी पीटी उषा मैडम ने और सरकार की तरफ से भी मदद हुई। तो ऐसे करके पूरी व्यवस्था करके अगर हम चलाएंगे तो हमारा देश के एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी बहुत फ्यूचर।